जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। मैं नाम है सौरभ कुमार और मैं वेलकम करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओनली आर्ट्स में। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ईटे मन के तथा अस्थिया पर बेसिस होगा, जिसमें हम लोग पार्ट 3 आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो बना रखी है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का ये जो टॉपिक है हमने बोर्ड पर लिख रखा है, आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक सब्सक्राइब वगैरह करिएगा। तो दोस्तों चलिए ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते अपने वीडियो पे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, दुर्ग तथा निचला शहर से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। तो आइए समझते हैं एकदम से। क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बस्तियों को दो भागों में बांटा गया था। जैसा कि हम लोग अभी हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या था, हड़प्पा सभ्यता में जो बस्तियां हुआ करती थी, जहां लोग रहा करते थे, उसे दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर तथा दूसरा बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। देखिए जो दो भाग में बटे हुए थे बस्ती, एक था मतलब छोटा इलाका था लेकिन वो कुछ ऊंचे ऊंचे स्थान पर बसा हुआ था। ठीक है, लेकिन दूसरा था बहुत ही बड़ा इलाका था लेकिन वो नीचे बसा हुआ था। ठीक है, जो बस्ती ऊंचाई पर बनाई गई उसे दुर्ग कहा गया। अभी क्या क्या बोला मैंने, जो एक बस्ती थी जो कि ऊंचाई पर बनाई गई थी और जो दूसरी बस्ती थी वो नीचे बनाई गई थी। जो ऊंचाई पर बनी बस्ती, जो ऊंचाई पर बनी बस्ती थी उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, दुर्ग क्या है, तो दुर्ग एक ऊंचाई पर बनी बस्ती है। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि दुर्ग क्या था, तो एक ऊंचाई पर बनी बस्ती। ठीक है, तथा नीचे बने बस्ती को निचला शहर कहा गया है। और नीचे जो बसे शहर थे उसे क्या कहा गया, तो निचला शहर कहा गया। दुर्ग चारों ओर से किले बंद कहने का मतलब बाउंड्री होता है। क्या था कि जो दुर्ग था छोटा सा, वो क्या था, चारों ओर से बाउंड्री होती थी, जहां संभवतः प्रशासनिक कार्यों व अन्य उच्च कार्यों का प्रबंध होता होगा। देखिए वो जो इस प्रकार का था, जैसे कि समझिए ये ना कुछ ऊपर की ओर ऐसे बनाते, ये था यहाँ पर यहाँ पर पूरा शहर का विकास, ये जो था दुर्ग था। ठीक है, और इसके नीचे में ये बहुत बड़ा इलाका था लेकिन इसके नीचे में था ये। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे लोग रहा करते थे, तो इसे जो ऊपर वाला था उसे दुर्ग कहा गया और इसे निचला शहर कहा गया। और ये जो क्या था, ये चारों ओर से बाउंड्री था। जो हमारा दुर्ग था ये चारों ओर से बाउंड्री था। तो आपको भी पता होगा, आपने राजा महाराजाओं की फिल्म देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि जो राजा का मेन घर जो होता है या फिर जहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था होती है, तो वो क्या होता है, चारों तरफ से एकदम किलेबंदी या बाउंड्री होती है, ताकि जब भी अगर कोई किसी प्रकार का कोई युद्ध वगैरह हो तो उस पर ज्यादा खतरा ना हो, सबसे पहले यहाँ पर हो, उसके बाद यहाँ के लोगों को पता चले। तो इस तरह से बाउंड्री कर दी जाती थी किसको, दुर्ग को। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता को जो बस्ती थी उसे दो भागों में बांटा गया था, एक था दुर्ग और एक था निचला शहर। निचला शहर क्या था, जो कुछ ऊंचे पर बने बस्ती थे उसे हम लोग दुर्ग कहते थे, और जो नीचे बसे हुए थे वो निचला शहर कहलाए। जो दुर्ग होते थे वो किला बंद होते थे, यानी बाउंड्री होती थी चारों तरफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का उल्लेख करें। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से जल का निकास होता था, किस प्रकार की वैसी क्या व्यवस्था थी, जो जो भी घर का पानी हुआ करता था किस प्रकार से निकलता था और वो पानी किस प्रकार से जाया करता था। तो आइए समझते हैं। देखा है, इस सभ्यता के नियोजन की एक प्रमुख व्यवस्था विशेषता जल निकास प्रणाली को माना जाता है। मतलब यहाँ हड़प्पा सभ्यता का जो भी प्लानिंग व्यवस्था था, किस प्रकार से जो समाज चल रहा था, उसका एक विशेषता माना जाता है जल निकास प्रणाली को भी। यहाँ के लगभग सभी भवनों में निजी कुएं हुआ करते थे। जितना भी भवन मतलब क्या, घर, जितना भी घर हुआ करते थे हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो या मेन मेन जगहों पर, वहां वहां के लगभग हर घर में क्या था, तो उनका एक निजी कुआं कहने का मतलब अपना अपना पर्सनल कुआं हुआ करता था। भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी जगहों का जो पानी था वो छोटी छोटी नालियों के द्वारा गली के नालों में जाता था। क्या होता था कि जो भी घर हो गया, स्नानागार अपना हो गया, शौचालय वगैरह या रसोई वगैरह का जितना भी पानी आया करता था, वो पहले घर का एक छोटा सा नाली होता था, फिर उस नाली से वो बाहर, यानी जो सड़कों पे नाली हुआ करती थी, थोड़ी सी बड़ी नाली, उसमें जाया करता था। और फिर क्या, फिर उन नालियों का पानी बड़े नालों में जाकर गिरता था और फिर वहां से उसके गंतव्य स्थान तक जाता था। फिर उन नालियों का पानी बड़े नालों में जाकर गिरता था। देखिए जैसे कि घर से जो पानी आया, रसोई वगैरह का पानी आया, तो वो पहले जाकर छोटी नालियों में जाकर के मिला। ठीक, अब उस छोटी नाली से क्या होता था, वो जो पानी का फ्लो है वो जाता था बड़े नालों में जाकर, और जब बड़े नालों में जा करके फिर वहां से उसके गंतव्य यानी कि इंड पॉइंट तक जाकर या नदियों वगैरह में जाकर के क्या होता था, तो गिरता था।
सड़कों पर जो नाले होते थे वो अच्छी तरह से ढके होते थे। अभी क्या बोला मैंने कि जो भी बड़े नाले होते थे वो सड़कों के माध्यम से क्या वो गंतव्य स्थान तक अपने पहुंचते थे। तो जो भी ये जो नाले थे, नाले के ऊपर क्या था, बढ़िया से एकदम से उसको बंद कर दिया गया था कि उसमें कोई गिर विर ना जाए, है ना। जैसे कि देखिए माध्यम में समझाता है आपको। ये मान लीजिए ये कोई घर है, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए इस टाइप का कुआं वगैरह है घर में, यहाँ पे रसोई घर हो गया, यहाँ पे शौचालय हो कुछ भी, तो इन सब का पहले पानी होगा, क्या होगा, एक जगह आकर कनेक्ट होगा घर में आपस में। फिर यहाँ पर इनके घर के पास ही ये होगा नाली, छोटा सा एक नाली रहेगा। तो यहाँ के इसके छोटी नाली के माध्यम से ये पहले घर के बाहर वाले नालों में जाएगा, ठीक है। ये घर वाले बड़े नालों में चले गया, ये वाला पानी आ रहा है यहाँ से। और ये नाली का पानी क्या होगा, ये सड़कों के माध्यम से बड़े नालों में जाकर के मिलेगा। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, और यहाँ से फिर जाने के बाद एक जो बड़ा सा जगह होगा वो वहां पर जाकर के बड़े नालों में जाकर के मिलेगा। और इस नाली में क्या था कि विशेषता थी कि यहाँ पे बीच बीच में जो भी सड़कों के बीच में क्या होता था, नालों के बीच बीच में इस प्रकार के चैम्बर्स दिए जाते थे, ठीक है। जगह जगह पे क्या होते थे, चैम्बर से क्या होता था कि मान लीजिए किसी भी दिन अगर कोई भी अगर कचरा वगैरह अगर किसी बार फंस जाए या फिर नाली किसी प्रकार से जाम हो जाए, तो क्या करे, इस चैम्बर को हटा करके वहां पे जो भी कचरा वगैरह है उसे साफ कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस। अब आगे आते हैं, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, समाधान से आप क्या समझते हैं। देखिए समाधान क्या होता है, सवा का मतलब क्या होता है, देखिए पहले ये समझते हैं। सवा का मतलब ये जो शव है, जो समाधान है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ये होता है शव, एक होता है हमारा शव, एक होता है हमारा आधान, ठीक है। शवाधान कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो शवाधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, शव प्लस आधान। देखिए शव का मतलब क्या होता है, शव का मतलब होता है मृतक, है ना, जो लोग मर जाते हैं उसे ही शव बोलते हैं, पता होगा आपको। और आधान का मतलब होता है क्या, आधान, आधान का मतलब होता है दफनाने, दफनाने की, दफनाने की जगह, मतलब जो लोग मर जाते हैं उन्हें कहाँ पर दफनाया जाता था, किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो आइए जानते हैं क्या होता है। समाधान का संबंध मृतकों के अंतिम संस्कार से है। समाधान का संबंध किससे है, तो मृतकों के अंतिम संस्कार से है, कि किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार होता था। लिखा हुआ, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान में आमतौर पर मृतकों के गर्तों में दफनाया गया था। देखो मृतकों को गर्तों, देखिए गर्तों का मतलब क्या होता है, गर्तों, गर्तों का मतलब होता है जमीन के अंदर, ठीक है, जमीन के अंदर। मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो जिन लोगों की मृत्यु हो जाती थी उन्हें कहा जमीन के अंदर दफनाया जाता था। कई क्षेत्रों में समाधान के ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां पुरुषों व महिलाओं दोनों के समाधानों के साथ आभूषण मिले। क्या मिले, आभूषण, जो भी ज्वेलरी वगैरह होती थी उस समय की, उनके मृतकों के सब के पास मिले थे। अब आइए फिर समझते, देखिए समाधान क्या होता है। समाधान जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है शव और दूसरा होता है आधान। शव का मतलब होता है मृतक और आधान का मतलब दफनाने की जगह, मतलब जैसे कि कब्रिस्तान वगैरह हो गया, आपने देखा होगा कब्रिस्तान में किस प्रकार से लोगों को दफनाया जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि उस समय जो दफनाने की जगह होती थी। यहाँ तक आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जैसे कि लोग मर जाते थे जब, देखिए मान लीजिए कि लोग, ऐसे लोग हैं मर गए, बस मान के चलिए कि लोग मर गए, ठीक। तो उनको क्या होता था, इनके आसपास में क्या था, गहने वगैरह, गहने वगैरह उस समाधान में जहां पर उनको दफनाया गया था वहां से समाधान में क्या मिला, तो हम लोग को आभूषण मिले थे, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पाई शिल्प उत्पादन के विषय में बताएं। हड़प्पाई शिल्प क्या होता है। देखिए शिल्प, सबसे पहले शिल्प उत्पादन का मतलब समझते हैं। शिल्प उत्पादन का आखिर मतलब क्या था दोस्तों, हम लोग सबसे सरल भाषा में समझेंगे। जहां पर हमको लगेगा कि ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, हम उसको दूर करते जाएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इस शिल्प का मतलब समझते हैं। दोस्तों शिल्प का मतलब आखिर होता क्या है। शिल्प का मतलब होता है कला या कारीगरी। कोई भी मजदूर वगैरह या कोई मूर्ति बनाते हो, कोई मिट्टी के बर्तन बनाते हो, सुनार अपने हुनर के बल पर ही आभूषण वगैरह बनाते हो, है ना। तो उसको कला या कारीगरी, शिल्प का मतलब क्या होता है, अपने कला या कारीगरी या हुनर के दम पे। और उत्पादन का मतलब क्या होता है, चीजों को बनाना, कोई चीज बनाना, यानी कि अपने हुनर
अपने हुनर के बल पर क्या करना, किसी चीज को बनाना ही क्या कहलाता है, तो शिल्प उत्पादन कहलाता है। कोई भी व्यक्ति अपने हुनर के दम पर कोई भी चीज का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो शिल्प उत्पादन कहते हैं। शिल्प उत्पादन का मतलब क्या लिखा हुआ है, शिल्प प्लस उत्पादन का अर्थात शिल्प उत्पादन का मतलब है हाथों या औजारों से अपने हुनर, ठीक है, कोई भी अपने हाथों से या किसी औजार के मदद से अपने हुनर के दम पर कोई भी वस्तु बनाना अपने हुनर के दम पर। हड़प्पा सभ्यता में क्या था, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत चनहुदुरो, बहुत ही एकदम इसको याद रखेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में पूछा जाता है कि बताइए कि शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो चनहुदुरो। क्या, चनहुदुरो शिल्प उत्पादन का एक मुख्य केंद्र माना जाता था, ठीक है। जो चनहुदुरो था, जो हड़प्पाई सभ्यता के अंतर्गत आता है चनहुदुरो, एक आपको पता है यह एक क्या था, तो इसका एक भाग था, हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य भाग था चनहुदुरो, जो कि शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र माना जाता है। क्या माना जाता है, तो केंद्र माना जाता है, जहां यानी इसका मतलब शिल्प उत्पादन सबसे ज्यादा चनहुदुरो में ही हुआ करता था। शिल्प उत्पादन के अंतर्गत में क्या क्या आता है, हुनर से जितने संबंधित चीजें, आप खुद से भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे ले रखा है मन के बनाना, कुम्हार का बर्तन बनाना। देखिए सबसे पहले मन का बनाना, दूसरा कुम्हार का बर्तन बनाना, सोनार के गहने बनाने और मूर्तियां बनाना। मनके का मतलब क्या होता है दोस्तों, मनके का मतलब होता है छोटी छोटी मोती। मनके का मतलब छोटे छोटे मोतियों से कुछ भी कोई भी प्रकार की वस्तु बनाने, या मतलब क्या हुआ, तो छोटे छोटे मोती। आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के सामाजिक जीवन का संक्षेप विवरण दे। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के जो समाज किस प्रकार से थी उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताना है शॉर्ट में। तो क्या लिख रखा है मैंने, हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन काफी सुखी एवं सुविधापूर्ण मानी जाती है। उस समय की जो भी अभी के समय में जिस प्रकार की हम सुविधाएं देख रहे हैं, ये सारी सुविधाएं उस समय में थी। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों का जो सामाजिक जीवन था वो काफी ही समृद्ध और सुखी पूर्वक था। हर चीज की व्यवस्था थी उस समय में भी। क्या आगे क्या लिखा हुआ, यहाँ से मिले मूर्तियों से पता चलता है कि उस समय मातृसत्तात्मक की व्यवस्था थी। मातृसत्तात्मक कहने का क्या मतलब होता है, जैसे कि अभी के टाइम में पुरुष प्रधान देश है, लेकिन उस समय में क्या हुआ करता था कि मातृ प्रधान सत्तात्मक चलती। मातृ प्रधान होता था, मतलब कि जैसे आज के समय में हमारे घर के मुखिया पिताजी को माना जाता है, लेकिन उस समय में क्या था, मातृ को यानी माता को माना जाता था, ठीक है। उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें क्या था कि माताओं को सबसे ऊपर माना जाता था। आगे क्या लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी होते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो समाज के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी कि वो साग सब्जियां भी खाते थे और मांस वगैरह भी, मछली वगैरह भी खाया करते थे, ठीक है। अगला है हमारा, स्त्रियां जूड़ा रखती थी वहीं पुरुष लंबे बाल। जूड़ा मतलब समझते हो, जो औरतें ऐसे पूरा बाल पे बना करके रखती हैं, तो वो क्या थी, जब वो वहां की जो स्त्रियां थी वो जूड़ा रखती थी और पुरुष क्या रखते थे, तो लंबे लंबे बाल रखते थे। ये था वहां का सामाजिक जीवन के लोग। और इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे, आभूषण वगैरह ज्वेलरी के शौकीन थे, चाहे वो पुरुष, या तो वो पुरुष भी होते थे और महिला भी होते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं लोग ही पहनते थे, पुरुष लोग भी आभूषण के शौकीन होते थे। तो ये था हमारा हड़प्पा वासियों का जो सामाजिक जीवन था, इसका संक्षेप थोड़ा सा विवरण था कि उस समय में जो समाज में सबसे ऊपर माता को माना जाता था। उस समय के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। उस समय की जो औरतें थी वो जूड़ा रखती थी और वही पुरुष लंबे लंबे बाल रखता था। और क्या था कि उस समय के लोग क्या थे, जो कि आभूषण के बहुत ही शौकीन थे, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों ही। तो दोस्तों जैसा कि अब आपको पता है, ये तो था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम हर वीडियो में ऑब्जेक्टिव इसलिए लाते हैं और आपको इसलिए कहते हैं याद करने के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप फास्ट रिकॉल कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसीलिए ऑब्जेक्टिव को ना छोड़िएगा। आज का सेशन का हमारा जो लास्ट टॉपिक हुआ उसे हम क्लियर करते हैं। दोस्तों जो भी मैं ऑब्जेक्टिव लिखाता हूँ ये आपका ऐसे शॉर्ट रिविजन करने के लिए बहुत ही आसान होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स की ओर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष पुरावस्तु मानी जाती थी। क्या हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष पुरावस्तु किसे मानी जाती थी, तो हड़प्पाई मुहर। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों ये सारे जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं, अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपको एक ही बार में पूरा ऑब्जेक्टिव याद करने का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। धीरे धीरे आप याद करते चले जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी कारण से मैं क्या करता हूँ कि लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स भी कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की लिपि की क्या विशेषता थी। हड़प्पा की जो लिपि थी, जैसे कि आपको बताया था
कि हड़प्पा में जो भी कुछ लिखा हुआ साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अब तक पढ़ी नहीं गई है, मतलब वो जहाँ भी जो भी चीज उसमें लिखा हुआ था उस सभ्यता के अंतर्गत वो अभी तक पढ़ी ही नहीं गई है। थर्ड है हमारा, हड़प्पा सभ्यता को कभी कभी और किस नाम से बुलाया कहा जाता है। कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को विकसित हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में चावल का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिला था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो खेती करते थे तो उसमें चावल का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिला था, तो लोथल। कहाँ से? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात। कहाँ? गुजरात। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस हड़प्पा स्थल से बैल की मिट्टी की बनी मूर्ति मिली है? लोथल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कहाँ है? लोथल कहाँ है? तो ध्यान में रखिए, लोथल गुजरात। नेक्स्ट हमारा, शिल्प उत्पादन में अग्रणी। देखिए हमने क्या कहा था कि जो भी होगा आज के जो जो हमने पढ़े उसी से संबंधित होगा। ये क्वेश्चन था ना कि शिल्प उत्पादन में कौन अग्रणी है, तो चनहुदरो। कौन था? चनहुदरो। लास्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन किस पर आधारित था? तो मातृसत्तात्मक पर। किस पर था? तो मातृसत्तात्मक था। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक सब्सक्राइब करेगा, जो भी करना हो करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए। धन्यवाद।